नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। चुनाव आयोग ने देश में आम चुनाव की घोषणा कर दी है। देश में आम चुनाव इस बार 7 चरणों में होगा और 19 अप्रैल से शुरू होकर 1 जून तक जो है वोटिंग की प्रक्रिया चलेगी। हम आपको बता दें कि बिहार में भी 7 फेज़ों में चुनाव होंगे और इसकी शुरुआत झारखंड से सटे ज़िलों से होगी, जिसमें औरंगाबाद, जमुई, गया और नवादा है। तो फर्स्ट फेज़ में बिहार में इन 4 संसदीय क्षेत्र में वोटिंग 19 अप्रैल को होगी। आज हम इसी मसले पर चर्चा करने वाले हैं और समझने की कोशिश करने वाले हैं कि आखिर चुनाव की घोषणा होने के बाद आगे आगे क्या क्या होना है। तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार जी हैं। इनसे समझते हैं कि बिहार में जिस तरह से अभी तक सीट शेयरिंग तक साफ नहीं हो पाया है कि आखिर किस पार्टी को कौन से लोकसभा क्षेत्र मिलेंगे, ना महागठबंधन में ना एनडीए में। अब जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है तो कितना जल्दी होगा राजनीतिक पार्टियों में, संतोष जी? देखिए, राजनीतिक दलों का तो गठबंधन अब लगभग तय हो चुका है, लेकिन जैसे जैसे राजनीतिक गठबंधन की औपचारिकताएं पूरी हो रही है, वैसे वैसे विवाद बढ़ता जा रहा है। आप देख लीजिए, एनडीए का मामला काफ़ी दिनों से चल रहा था, अभी तक सुलझ नहीं पाया है। बोला जा रहा है कि इंटरनल रूप से सुलझ गया है, लेकिन अभी तक उपेंद्र कुशवाहा नाराज़ चल रहे हैं, पशुपति कुमार पारस नाराज़ चल रहे हैं, जीतन राम मांझी नाराज़ चल रहे हैं, मुकेश साहनी नाराज़ चल रहे हैं। तो ये एनडीए की बात हो गई कि एनडीए गठबंधन में इन लोग नाराज़ चल रहे हैं। और पशुपति कुमार पारस का तो पता चल रहा है कि अब उन्होंने बगावती तेवर अपना लिया है और इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। एनडीए से बात नहीं बनी तो उपेंद्र कुशवाहा को 1 सीट की बात हो रही है। तो लेकिन जब तक घोषणा नहीं हो जाती है तो इस बारे में ज़्यादा कुछ कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन जो रुझान देखे जा रहे हैं, जो लोगों के बीच चर्चाएं हैं आम, चिराग पासवान पहले बगावती तेवर में थे कि भाई हाजीपुर से वो लड़ेंगे ही, उनको 5 सीट में 6 सीट चाहिए ही। तो चिराग पासवान को मना लिया भाजपा ने, तो भतीजे को मनाया तो चाचा रूठ गए। गाना न एक को मनाऊं तो दूजा रूठ जाता है। तो स्थिति एनडीए में चल रही है। अब दूसरी तरफ महागठबंधन को ले लीजिए, तो महागठबंधन का तो आरजेडी का है कि भाई जैसे जैसे चुनाव का दिन करीब आता है, हमेशा मतलब पिछले 30 वर्षों से देखा जा रहा है कि पहले जनता दल था, अब आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल है। चुनाव की घोषणा होती है फर्स्ट फेज का, तो फर्स्ट फेज का कैंडिडेट को का सिंबल दिया जाता है। फिर सेकंड फेज का मुझे लगता है कि ये लास्ट में सभी दलों का हो जाता है, तब राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन का सीटों का बंटवारा होता है, कैंडिडेट की घोषणा होती है। और यहाँ तो कोई विवाद मुझे नहीं लगता है। कांग्रेस का हर बार की तरह रहता है ज़्यादा डिमांड सीट, लेकिन जो आरजेडी देता है उसी से उन्हें समझौता करना पड़ता है। तो इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर के कोई ज़्यादा विवाद मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ज़्यादा दल हैं नहीं, माले हैं, कम्युनिस्ट है, कांग्रेस है, आरजेडी है। अब पशुपति कुमार पारस आएंगे तो 4 सीट उनको मिल जाएगी, मुकेश साहनी आएंगे तो 1-2 सीट उनको मिल जाएगी। तो ज़्यादा विवाद नहीं है। लेकिन अभी जो चुनाव की घोषणा हुई है, तो चुनाव की घोषणा में सबसे बड़ी बात है कि चुनाव घोषणा के साथ चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि कितना निष्पक्ष चुनाव होगा। सबसे बड़ी बात है कि चुनाव की घोषणा होनी है। आप देखे होंगे कि पिछले 2 दिनों में पूरे पटना में नीतीश कुमार का बैनर पाट दिया गया है, जी। जबकि दीवारों पर, पुल पर पोस्टर नहीं लगाने की अनुमति नहीं है। किसकी अनुमति से लगा? अब चुनाव आयोग कब तक उसको हटाता है, ये देखने की बात है। आप देखे होंगे कि रेलवे स्टेशनों पर, रेलवे में प्रधानमंत्री की तस्वीरें हर जगह लगा दी गई है। अब चुनाव आयोग उसको कैसे हटाता है, कितना जल्दी हटाता है, या ऐसे ही बस? तो सबसे बड़ी बात है, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह है कि आज चुनाव आयोग का घोषणा है, अगर 24 घंटे के अंदर में इन सब चीज़ों को नहीं हटाया जाता है तो निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद कैसे कर सकती है जनता? बिल्कुल यही नहीं संतोष जी, आप देखेंगे कि जो कूड़े वाले गाड़ियां हैं उस पर भी पीएम मोदी छाए हुए हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी का बस चले प्रधानमंत्री जी का, तो वो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा आज तक भारत
वर्ष में कई कोई ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो कि शौचालय से लेकर के हर चीज़ में अपना फ़ोटो छपवाने में, उनको मेकअप करके फ़ोटो छपवाने में उनकी महानता हासिल है भाई। उनको हर चीज़ में भाई, यहाँ कार्यक्रम होगा कोई एक शौचालय का तो पूरे दुनिया भर में वो अपना पोस्टर लगवाएंगे। एक कार्यक्रम कोई चीज़ का उद्घाटन करेंगे तो पूरे दुनिया में जितने एम्बेसी है सब जगह उनका पोस्टर रहेगा। सब जगह करोड़ों अरबों रुपया बर्बाद हो रहा है इस पर। अरे भाई, जहाँ कार्यक्रम हो रहा है वहाँ होना चाहिए। पूरे देश और दुनिया में लगाने का कोई मतलब है? तो इनका प्रचार ही तंत्र है। काम से उनको क्या कहें, प्रचार तंत्र पे हावी है। अब चुनाव की घोषणा होनी थी, कल आनंद फानन में रात में मंत्रिमंडल विस्तार हो गया, आज 20 सूत्री का घोषणा हो गई आनंद फानन में। अरे भाई, ये आनंद फानन की क्या जरूरी है भाई? आराम से करते हो, इतने दिनों से समय था। अब देखिए कैंडिडेट की घोषणा होती है, क्या होती है। तो मुझे लगता है निष्पक्ष चुनाव कराने की जो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता थी, जो TN सेशन के समय में आया था, जो KJ राव के समय में जो चुनाव आयोग पर लोगों को भरोसा जागा था, क्या वर्तमान चुनाव आयोग वो भरोसा कायम कर पाएंगे? अब देखने की बात है। ये तो 24 घंटे के अंदर पता चल जाएगा कि पटना के सड़कों से नीतीश कुमार का पोस्टर गायब होता है, रेलवे के डिब्बों से या जो नगर निगम की गाड़ियां हैं जहां भी प्राइम मिनिस्टर का फ़ोटो है जो उसको हटाया जाता है। कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता की बात आप कर रहे हैं तो उस पर प्रश्न चिन्ह तभी लग गया था जिस तरह से अभी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के चर्चाएं गर्म है। SBI कटघरे में है, वित्त मंत्रालय कटघरे में है और जिस तरह से चुनावी चंदा के लिए जो है बीजेपी ने कानून बदल दिए और कौन चंदा देगा इसका कोई अता पता नहीं रहे। हम किससे कितना करोड़ ले लिए, ईमानदार प्रधानमंत्री ने कानून बनाकर सब कुछ गोलमोल कर दिया। उसी तरह से जो चुनाव आयोग के जो सदस्य होते हैं उनको चुनने की प्रक्रिया को भी ख़त्म कर दिया गया और नई प्रक्रिया के तहत जो है सत्ताधारी दल के 2 और फिर विपक्ष के एक नेता, उससे मतलब जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के होते थे चीफ जस्टिस, उनको हटा दिया गया। देखिए कैसे ईमानदार प्रधानमंत्री बोलते हैं भाई। आप 14 से लेकर अभी तक देख लीजिए ना, इनकी ईमानदारी का कोई एक प्रमाण तो दे दीजिए आप भाई। 14 में उन्होंने कहा था 15 लाख रुपया विदेश स्विस बैंक में पैसा लाएंगे। क्या स्विस बैंक से पैसा आया? क्या 15 लाख रुपया सभी के खातों में जाएगा? आया क्या? काला धन उजागर हुआ क्या? क्या भ्रष्टाचारी कोई जेल गया क्या? जो भी भ्रष्टाचारी हैं वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं। प्रधानमंत्री का आज भाषण होता है कि वो भ्रष्ट हैं, कल होकर के वो जेल चला जाता है। अगर आप ईमानदार हैं, निष्पक्ष हैं, तो आपको हर चीज़ में पारदर्शिता बरतनी चाहिए। आपको चुनाव चंदे में पारदर्शिता क्यों नहीं भाई? उसके लिए कानून बनाने की क्या जरूरत है? मजेदार बात है संतोष जी, आपको यहाँ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि जो कानून बदला गया था इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के, उसमें ये दावा किया गया था कि पारदर्शिता के लिए जो है कानून बदले गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ा है, उसके बावजूद सत्य सामने नहीं आया है। अर्ध सत्य सामने आया है, पूरा सत्य सामने नहीं आया। आप तो जानते ही हैं। देखिए बॉन्ड का जब जिस समय आ गया था कि बॉन्ड का मामला जैसे ही आया था तो भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की एक नींव रखी गई थी। आप जान लीजिए भाई, चंदा देना है किसी को तो इसमें छुपाना क्या है भाई? सार्वजनिक कीजिए, चुनाव आयोग में सार्वजनिक कीजिए। आप पार्टी को सार्वजनिक करना चाहिए कि हाँ ये इन्होंने हमें चंदा दिया। भाई याद होगा एक बार शरद यादव पर चंदा का मामला आया था कि भाई हवाला के आरोप में बोले कि हाँ हमको चंदा आया है, ये लिस्ट है हमारे पास डायरी में, इस देश ने मुझे चंदा दिया है। तो भाई वो हवाला का मामला था, ये उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। वो आदर्श उन्होंने प्रस्तुत किया था शरद यादव ने, उस समय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने भी आदर्श प्रस्तुत किया था। लेकिन आज कहाँ आदर्श है भाई? प्रधानमंत्री जी के पास कोई आदर्श है क्या? कोई आदर्श की सीमा है क्या? अगर आदर्श होता तो जैसे ही बॉन्ड का मामला आ रहा है, अब पता चला कि सेरम कंपनी जिसको दवा बनाने की दी गई थी उससे चंदा लिया गया है। भाई क्यों? वो क्यों भाई? दवा बनाने वाली कंपनी क्यों चंदा दे रही? वो भी 1000 करोड़ से ऊपर का मामला आ रहा है। कई मामला सुनने में आया है कि जिसके यहाँ छापा पड़ा वो बॉन्ड चंदा दिए हुए है बॉन्ड के माध्यम से। तो ये तो रिश्वतखोरी ही है ना। यही नहीं संतोष जी, जो कंपनियां घाटे में चल रही थी उसने भी 200 करोड़ 500 करोड़ के चंदे दिए हैं। देखिए इस जब जांच होगी तो पूरे तरह से ये इसमें मामले में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का मामला आएगा पूरी तरह से। आप जान लीजिए जैसे जैसे जांच होगी
क्यों छुपाना भाई? चुनाव आयोग क्यों छुपा रहा है? स्टेट बैंक क्यों छुपा रहा है? सर्वोच्च न्यायालय को क्यों हस्तक्षेप करना पड़ रहा है बार बार? अरे ये तो सिंपल फंडा है कि भाई एक बार कंप्यूटर पे आप डालिएगा, टोटल आ जाएगा क्लियर कि भाई किसने किसने पैसा बॉन्ड खरीदा, पैसा दे करके बॉन्ड खरीदा। ये तो मतलब एक सिंपल सा कंप्यूटर ऑपरेटर को अगर स्टेट बैंक में बैठा दीजिएगा, वो निकाल देगा 1 घंटे के अंदर सारा डाटा कि भाई इसने बॉन्ड खरीदा और इसने भंजाया, इस बॉन्ड को किसने भंजाया। एक पैसा सीधा फंडा है कि भाई संतोष कुमार ने पैसा दिया और राजेश कुमार ने लिया। ये तो सामने आ गया है, लेकिन जो यूनिक नंबर के जरिए लॉक किया गया है कि किसने भंजाया, वो अभी तक जो है चुनाव आयोग को नहीं छुपा रहा है। कहीं ना कहीं तो दबाव है, सीबीआई, ईडी और भ्रष्टाचारियों का कहीं तो ना कहीं तो दबाव है, तभी तो छुपाया जा रहा है। सार्वजनिक करने में क्या देरी है भाई? आप जान लीजिए, दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार ये सामने आएगा, बॉन्ड घोटाला। सबसे ज़्यादा लोग इसमें शामिल होंगे, सबसे ज़्यादा लोग इसमें आएंगे और मुझे लगता है कि इस मामले में अगर पूरी तरह से जांच होगी, सामने आएगा, तो सरकार, भारत सरकार पूरी तरह से कटघरे में होगी। लेकिन आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री को बने हुए लगभग 10 साल हो गए नरेंद्र मोदी जी को। क्या नरेंद्र मोदी जी के सरकार में एक भी भ्रष्टाचारी को इन्होंने गिरफ्तार किया? एक भी भ्रष्टाचारी क्या जेल गया पिछले 10 वर्षों में? जिस पर भी भ्रष्टाचार का इन्होंने मामला उठाया कि ये भ्रष्टाचारी है, उसको भाजपा में शामिल करवाया। ये भ्रष्टाचारी है, चाहे असम का मामला ले लीजिए, चाहे महाराष्ट्र का मामला ले लीजिए, चाहे बंगाल का मामला ले लीजिए, चाहे बिहार का मामला ले लीजिए, कहीं का मामला ले लीजिए, जिस पर भी भ्रष्टाचार का वो आरोप लगाते हैं वो जी उसको भाजपा में शामिल करवा लेते हैं, भाजपा गठबंधन में ले लेते हैं। तो ये उनकी मतलब ये है निष्पक्षता, कहिए कि क्या निष्पक्षता बरत रहे हैं। जो आप देख लीजिए, 14 से पहले मनमोहन सिंह की सरकार थी, कांग्रेस के कितने लोग जेल गए? भ्रष्टाचार का जिस पर भी मामला आया वो जेल गए, जांच हुई, दोषी भले बाद में निर्दोष हुए, लेकिन तत्काल उनकी गिरफ्तारी हुई। तो उस समय कांग्रेस, कहा जाए तो निष्पक्षता कांग्रेस के समय में थी, जो कि अगर उनके सरकार के भी, कांग्रेस पार्टी के भी कोई थे, उनके गठबंधन के भी जो लोग थे, उनको भी जेल जाना पड़ा। नरेंद्र मोदी के समय बता दें, उनके गठबंधन के किसी एक व्यक्ति को अगर जेल जाना पड़ा हो, किसी एक के खिलाफ अगर जांच हुई हो, यहाँ तक कि जो भ्रष्टाचारी थे जिन पर जांच हुई, जो भाजपा में शामिल हो गए, तो फाइल ठंडे बस्ते में चली गई। संतोष जी, यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि चुनाव आयोग जिस तरह से आज तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा का प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया से मुखातिब हुई और दावा किया कि हम निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए कटिबद्ध हैं और अपनी तैयारियों के बारे में ख़ास तौर से बताया। लेकिन आप कह रहे हैं कि जिस तरह से पूरे सिस्टम को बनाया गया है, जिस तरह से संस्थाओं को जो है तोड़ मरोड़ दिया गया है, उनकी स्वायत्तता को ख़त्म कर दिया गया है। जैसे ताज़ा उदाहरण एसबीआई है, चुनाव आयोग भी है, क्योंकि चुनाव आयोग में लीजिए ना भाई, चुनाव आयोग में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहते थे और विपक्ष का नेता रहता था और प्रधानमंत्री रहते थे। तो अगर निष्पक्षता होती प्रधानमंत्री में, अगर कोई भेदभाव नहीं होते, वो निष्पक्ष चुनाव कराना चाहते, अगर भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना चाहते, निष्पक्ष चुनाव आयोग की भर्ती करना चाहते, तो न्यायाधीश को क्यों हटाया? क्यों सत्ताधारी दल के 2 नेता हो गए? 3 का रहता है, 3 में भाई सत्ताधारी दल के रहेंगे तो जिसको चाहेंगे उसको बना लेंगे 2 के बहुमत से। तो सर्वोच्च, जब न्यायपालिका पर आपको भरोसा नहीं है, न्यायाधीश पर भरोसा नहीं है, तो आप किस पर भरोसा कीजिएगा? तो ये जान लीजिए, पूरे तंत्र को समाप्त कर रहे हैं, संवैधानिक व्यवस्था को ध्वस्त करते जा रहे हैं। चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे आप यहाँ देखिए ना भाई, सेना तक को उन्होंने ये कर दिया भाई, ठेके पर ला दिया 3 साल के लिए, 4 साल के लिए। क्या हो गया देश की स्थिति भाई? ये तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। प्रधानमंत्री घंटी डुलाते चलते हैं, पूजा पाठ, प्रधानमंत्री पूजा पाठ में लीन रहेंगे? अरे भाई, देश की समस्या देखिए, बेरोजगारी दूर कीजिए, रोजगार कीजिए, शिक्षा की बात कीजिए। जी, तो देश में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होगा, ये आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगा। हालांकि मुख्य चुनाव आयुक्त ने आज दावा किया कि हम देश में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करने के लिए कटिबद्ध हैं। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि इस बार आम चुनाव 7 चरणों में होगा और अप्रैल से लेकर के जून तक वोटिंग की प्रक्रिया
चलेगी। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना बहुमूल्य विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।